नमस्कार दोस्तों। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर ले रहा हूँ। इसमें आपको पहला पढ़ा दिया हूँ, प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। यहाँ पर अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए आप, क्योंकि अभी जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होने वाला था अब उसका भी डेट बढ़ा दिया गया है। आरओ एग्ज़ाम रद्द हो गया, यूपी पुलिस रद्द हो गई है। 70 बीपीएस 30 सितंबर को प्रस्तावित है। फिलहाल अभी एक एग्ज़ाम है बिहार शिक्षक भर्ती का, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से। इसमें अच्छे पूरे फैक्ट डाला हुआ है। आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर के 1947 तक पढ़ाया जाएगा। इसमें पार्ट 1, 2 और 3, 4 भी हो सकता है पार्ट इसका। तो आप सारा पार्ट देखिए, पार्ट 1 आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद पार्ट 2 आप देखिएगा। तो आज पार्ट 2 होगा ये वीडियो आज पार्ट 2 होगा। आज पार्ट 2 होगा ये वीडियो का। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था कल, तो आप लोग आज मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी EIRC को कोलकाता से रानीगंज 120 मील, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर GIP को मुंबई से कल्याण 37 मीटर और मद्रास रेलवे कंपनी MRC को मद्रास से लेकर के आरकोनम 40 मील तक रेलवे लाइन को ठेका दिया गया। 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कहाँ से? मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर चलाई गई थी। दोस्तों ये सेकेंड लेक्चर, अगर फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए। उससे आगे का ये सेकेंड लेक्चर है। इस तरीके से पार्ट 3, 4 आएगा, 3-4 पार्ट में आएगा। उसमें आपको इसमें एकदम एग्ज़ाम के समय रिवीजन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सारा प्रैक्टिस में डाल दिया गया। 1849 से 67 तक भारत में रेलवे लाइन का निर्माण निजी कंपनियों द्वारा किया गया। 1849 से 67 तक किसके? निजी हाथों में किया गया। 1869 से 80 में भारत में रेलवे लाइन निर्माण का कार्य भारत सरकार द्वारा किया गया। 1869 से 80 तक 1880 ईस्वी के पश्चात सरकार एवं निजी कंपनियों की साझेदारी में रेलवे निर्माण का कार्य किया गया। 1905 आ जाइए। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। कब? 1905 में। 1919 में देख लीजिए, एकवर्थ आयोग का गठन किया गया। एकवर्थ आयोग का गठन कब किया गया? तो 1919 में, याद रखिएगा। एकवर्थ आयोग का गठन कब किया गया? तो 1919 में। किस लिए? रेलवे के लिए किया गया था। एकवर्थ आयोग का गठन इसलिए किया गया था। इसी तरीके से आपको दोस्तों पूरे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। इसलिए SK स्टडी IAS पर विजिट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, आपके लिए हम कुछ कर रहे थे, आप मेरे लिए इतना तो कर दीजिए। 1925 ईस्वी में रेलवे व्यवस्था ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी EIRC तथा ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी GIP के हाथों से छीनकर सरकार के अंतर्गत कर दी गई। 1925 ईस्वी में देखिए, रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया था? तो 1925 में कर दिया गया था। पहले जो रेलवे का बजट होता था, तो ये आम बजट, तो दोनों एक ही में आता था। लेकिन 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। आगे देखिए, धन की निकासी, धन निष्कासन के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, जिसने दादा भाई नौरोजी जी ने दिए थे, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो देख लीजिए, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं शेयरधारकों को दिए जाने वाला लाभांश था। यह धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने। तो आप देख लीजिए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं शेयरधारकों को दिए जाने वाला लाभांश था दोस्तों। भारतीय सार्वजनिक ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश द्वारा उद्योग धंधे एवं बागानों में लगाई गई निजी पूंजी की आई। देखिए, रेलवे के संदर्भ में दी गई लाभांश की गारंटी की राशि थी।
बहुमूल्य अधातुओं के खनन एवं निजी पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि के माध्यम से अर्जित किया गया धन था। समझ गए धन निष्कासन। गृह व्यय होम चार्ज के अंतर्गत प्रमुख मदे ये क्या थे? 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव उनकी परिषद पर का खर्च गृह व्यय के नाम से जाना जाता था। अभी जान जाइए लोग, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे, तो अभी जान जाइए कि 1858 के पश्चात ब्रिटेन में निर्मित भारत सचिव उनकी परिषदें का खर्च गृह व्यय के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गृह व्यय के नाम से। भारत के लिए की जाने वाली सामग्री की खरीद, इंग्लैंड द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभियानों का व्यय जिसे भारतीय राजस्व का पर आरोपित किया गया, जिसको भारतीय राजस्व पर क्या किया गया? आरोपित किया गया। इंग्लैंड में किए जाने वाले नागरिक एवं सैनिक खर्च तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन थे। समझ गया? बंकिम चटर्जी आ जाइए, अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में। जन्म कब हुआ इनका? 1838 में जन्म होता है इसका। किनका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। कब तक रहे? 1838 से 94 तक। पश्चात बंगाल के कातलपारा गांव में हुआ था। कातलपारा, पारा जब ये लगाएगा ना, आप समझिए कि बंगाल की बात हो रही है। पारा वहाँ पे भीटापारा, कालपारा, फिजपारा, ये सब सही वहीं पे पारा जब ये लगाएगा ना, समझिए बंगाल का क्षेत्र का बात हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्षेत्र में पारा लगाया जाता है। तो कातलपारा गांव में हुआ था इनका जन्म। उनका लक्ष्य क्या था? संदेह साहित्य अभियानों के माध्यम से बंगाल का सांस्कृतिक पुनरुद्धार करना था। इसका उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन की वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है वंदे मातरम, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का उड़ीसा और विशेष रूप से जाजरपुर से संबंध रहा। कहाँ से? उड़ीसा और जाजरपुर से संबंध रहा। वो 1882 से 1884 तक उड़ीसा के जाजपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। देख लीजिए, क्या रहे? डिप्टी मजिस्ट्रेट भी रहे। जाजपुर में अपनी सेवा के वर्षों के दौरान वह बैतरनी नदी के तट पर, किस नदी? बैतरनी नदी, अब याद रखिएगा कहाँ है? उड़ीसा में है। बैतरनी नदी के तट पर रहे जहाँ उन्होंने देवी चौधरानी लिखी। देवी चौधरानी लिखी पुस्तक लिखी देवी चौधरानी। भारत में राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी को भारत में राष्ट्रवाद का विचारधारा के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वदेश इसी अर्थ में राष्ट्रवाद पर विचार करने में उन्होंने इनका योगदान है। बंकिम चंद्र द्वारा 1864 में अंग्रेजी में लिखी पहला प्रकाशित उपन्यास राजमोहन्स वाइफ था। क्या था? राजमोहन्स वाइफ था, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। पुस्तक का नाम। सर्व प्रसिद्ध रचना इसका क्या था? तो देख लीजिए, आनंदमठ, मृणालिनी, कपाल, कुंडली, दुर्गेश, नंदिनी इत्यादि। इसका सब महत्वपूर्ण रचना। आनंदमठ, मृणालिनी, कपाल, कुंडली, दुर्गेश और नंदिनी इसके महत्वपूर्ण रचनाएं था। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये बंगाल के रहने वाले। इसका जन्म कब हुआ था? 1838 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के कातलपारा में हुआ था। कातलपारा में हुआ था। इसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिखा। इसका प्रमुख रचनाएं कितनी है? तो आनंदमठ, मृणालिनी, कपाल, कुंडली, दुर्सेन, नंदिनी, याद रखिएगा। नहीं होगा तो दोबारा सुनिएगा। विपिन चंद्र पाल के बारे में आप देख लीजिए। विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, सुने हैं ना? पढ़े होंगे आप लोग। लाल बाल पाल, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। ये भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रिम नेताओं तथा लाल बाल पाल, देखिए आ ही गया लाल बाल पाल। लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्ध
त्रिमूर्ति में से एक है विपिन चंद्र पाल। त्रिमूर्ति में से एक कौन है? विपिन चंद्र पाल। प्रारंभ में वे ब्राह्मण समाज के सदस्य बने। ब्राह्मण समाज जो राजा राम मोहन राय के बारे में वहाँ चले गए, ब्राह्मण समाज बने। उनके बाद वह वेदांत दर्शन की ओर मुड़े और अंत में यह चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव दर्शन के समर्थक बने। चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव दर्शन बने। 1887 में लाहौर से निकल कर कौन? विपिन चंद्र पाल लाहौर से निकल कर वे द ट्रिब्यूनल से जुड़े। किससे जुड़े? द ट्रिब्यूनल से यह जुड़े तथा 1887 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन आर्म्स एक्ट 1887 के निरसन के संकल्प का समर्थन किया। इसने किसने? विपिन चंद्र पाल जी ने। वे तिलक के हिंदू राष्ट्रवाद के विचार से सहमत नहीं थे। जो तिलक के हिंदू राष्ट्रवाद के विचार थे उससे ये सहमत नहीं थे। कौन? विपिन चंद्र पाल जी। 1913 में मासिक पत्रिका जर्नल द हिंदू रिव्यू का प्रकाशन किया। किसका? द जर्नल द हिंदू रिव्यू का प्रकाशन किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। रूस की बोल्शेविक क्रांति से यह प्रभावित थे। विपिन चंद्र पाल ही के बारे में देख लीजिए आगे। विपिन चंद्र पाल के संपादन 1880 में सिल्टन में बंगला साप्ताहिक परिदर्शन का संपादक तथा 1882 में बंगाल पब्लिक ओपिनियन के सहायक संपादक बने। 1901 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका न्यू इंडिया का प्रकाशन किया। 1907 में राष्ट्रवादी दैनिक पत्र वंदे मातरम प्रकाशित हुआ। 1932 में बांग्ला भाषा में रानी विक्टोरिया की एक जीवनी और अपनी आत्मकथा मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स भी प्रकाशित किया। मेमोरी ऑफ 1932 इसमें बांग्ला भाषा में रानी विक्टोरिया की एक जीवनी और अपनी आत्मकथा मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एंड टाइम्स भी प्रकाशित किया। अपनी पुस्तक द न्यू इकोनॉमिक मीनेस ऑफ इंडिया में भारतीय श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि और काम के घंटों में कमी करने की मांग की। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जन्म कब हुआ था इसका? पूना के एक विद्वान परिवार में हुआ था। आधुनिक मराठी भाषा के शिवाजी के थे। साला पत्रक और निबंधमाला पत्रिका का संपादक किया इसने। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल के संस्थापक बने। आगे देखिए, ब्रिटिश कालीन प्रमुख समाचार एजेंसी क्या थी? ब्रिटिश कालीन प्रमुख समाचार एजेंसी में संस्थापक वर्ष देखिए। राइट प्रथम समाचार पत्र एजेंसी कौन था? 1860 में प्रकाशित हुआ था। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया इसका कब हुआ था? API का 1905 में। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया UPI 1934। UPI पेमेंट मत समझिएगा, ये समाचार पत्र है। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र कौन थे? संस्थापक संपादक कौन थे? भाषा कौन थी? प्रकाशन का स्थान कहाँ था? और वर्ष किस वर्ष हुआ था? सारे सीक्वेंस में दिया गया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, पहला बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिकी ने किया था। भाषा क्या थी? अंग्रेजी में थी। प्रकाशन का स्थान था कोलकाता से होती थी। वर्ष क्या था? 1780 था। समझ गए? बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिकी ने संपादित किया था। भाषा था अंग्रेजी। प्रकाशन का स्थान था कोलकाता। वर्ष था 1780। इंडियन हेराल्ड के संपादक कौन थे? हमरेज थे। कौन थे? हमरेज। भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। प्रकाशन का स्थान था मद्रास। वर्ष 1795 था। बिरातुल अखबार कौन थे प्रकाशन? राजा राम मोहन राय थे संपादक। भाषा थी फारसी।
प्रकाशन का स्थान था कोलकाता। कब हुआ था? 1822 में। राष्ट्रगुप्तार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कितने बार पूछा गया। दादाभाई नौरोजी ने किया था। कौन में? गुजराती भाषा था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। वर्ष क्या था? 1851 था। सत्य प्रकाश करसोमदास मल्लूजी। कौन किया था? करदमसन मल्लूजी। कब किया था? भाषा था गुजराती था। प्रकाशन का स्थान अहमदाबाद था। वर्ष था 1852 ईस्वी था। हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी था। किस भाषा में था? अंग्रेजी था। प्रकाशन का स्थान कोलकाता था। वर्ष क्या था? 1853 था। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने संपादक किया, संस्थापक संपादक था। बांग्ला में होता था, बाद में ही अंग्रेजी में होने लगा। और कहाँ होता था? कोलकाता। अधिकतर तो उस समय कोलकाता ही से प्रकाशन होता था, क्योंकि उस समय कोलकाता एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कब होता था? 1868 ईस्वी को। सोम प्रकाश ये विद्यासागर जी का था। बांग्ला में होता था और कोलकाता से होता था, और 1859 में। तो देखिए, कोलकाता 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 और कलकत्ता लिखा था उस समय। तो अधिकतर समाचार पर उस समय कलकत्ता से ही प्रकाशन होता था, क्योंकि जितने चीज़ें था ना, उसका मेन जड़ जो था ना, वो कोलकाता से उस समय हुआ करता था, प्रमुख केंद्र हुआ करता था कोलकाता। भारत की राजधानी भी था। समाचार पत्र देख लीजिए आगे। नवजीवन महात्मा गांधी थे इसके संस्थापक। भाषा था हिंदी और गुजराती में किए थे। कहाँ से प्रकाशन बढ़ता? अहमदाबाद 1919 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, नवजीवन किसका था? महात्मा गांधी जी का है। भाषा था हिंदी गुजराती। स्थान क्या था? प्रकाशन का स्थान था अहमदाबाद। वर्ष क्या था? तो 1919। इंडिपेंडेंस किसका था? ये मोतीलाल नेहरू का। कौन है मोतीलाल? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। इसमें स्थान नहीं है दोस्तों 1919 में। आज किसका है? क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों, याद रखिएगा। जो नहीं पूछा है वही क्वेश्चन सब पूछेगा। ये सब तो इंडिपेंडेंस नवजीवन बहुत बार पूछ चुका है। शिव प्रसाद गुप्ता का ये है, किसमें? हिंदी में थे। वर्ष इसमें नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स इसमें नहीं मिला इसका डेट पुख्ता रूप से। तो के.एम. पनिकर हैं। के.एम. पनिकर किस भाषा में थे? अंग्रेजी में थे। स्थापना दिल्ली में हुआ था 1920 में। उदंत मातंड इसको भी याद रखिएगा। उदंत मातंड गुजुल किशोर थे इसके संस्थापक। संपादक कौन थे? गुजुल किशोर थे। भाषा कौन थी? हिंदी थी प्रथम भाषा। कहाँ से होता था? तो कोलकाता से। वर्ष क्या था? 1826। द ट्रिब्यून कहाँ से होता? सर दयाल सिंह मजीठिया थे द ट्रिब्यून का। सर दयाल सिंह मजीठिया थे। किस भाषा में थे? तो अंग्रेजी में। कहाँ से होता था? चंडीगढ़ से होता था। कब? 1877 में। स्थान वर्ष। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल किसका था? अल हिलाल अल मिलाल ये सब 2-3 गो प्रकाशन है। अल बिलाग सब अलुम कामरेड की तो दूसरा का, ये दोनों इसी का है। अबुल कलाम आज़ाद का। अल हिलाल और अल बिलाग याद रखिएगा, ये दोनों इन्हीं का है। अबुल कलाम आज़ाद का है ये, तो इसको याद रखिएगा। ये दोनों अबुल कलाम आज़ाद और ये भी अबुल कलाम आज़ाद का है। उर्दू में थे। दोनों कोलकाता से हुआ था 1912-1913 में। एक वर्ष के अंतराल पे हुआ था। तो याद रखिए, अल हिलाल और अल बिलाग किसका था? अबुल कलाम आज़ाद जी के। कामरेड किसका था? मौलाना मोहम्मद अली का था। अंग्रेजी में आता था, कोलकाता से आता था, 1911 में छपा था। हमदर्द मौलाना मोहम्मद अली का था। उर्दू में आता था, स्थान नहीं दिया गया। तो आप देख लिए कितने समाचार पत्र था। और कुछ देख लीजिए समाचार पत्र। प्रताप कहाँ जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी थे संपादक। प्रताप का भाषा हिंदी था और कानपुर से होता था 1910 में। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ था? तो यूपी के थे। गदर पार्टी द्वारा किया गया था। उर्दू और गुरुमुखी में था ये। प्रकाशन का स्थान कहाँ था? सन फ्रांसिस्को था 1913 में। क्या था गदर पार्टी का स्थान? किसने? लाला हरदयाल ने।
गद्दर क्या था? गदर पार्टी द्वारा किया गया था। पंजाबी में किया था 1914 में किया गया था। गद्दर समाचार पत्र है। मद्रास स्टैंडर्ड्स कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, ये एक ही व्यक्ति का मद्रास स्टैंडर्ड कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसने किया था? एनी बेसेंट का। ये तीनों है तो याद रखिएगा, ये तीनों एनी बेसेंट जी का है। पुस्तक है किसका? एनी बेसेंट जी का। अंग्रेजी में आता था, कब आया था? 1914 में आया था। मद्रास स्टैंडर्ड्स कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सोशलिस्ट S.A. डांगे का है। S.A. डांगे का है। सोशलिस्ट किसका है? S.A. डांगे का है सोशलिस्ट। अंग्रेजी में आता था कब? 1922 में आया। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स K.M. पानीकर का है। K.M. पानीकर का है। भाषा अंग्रेजी थी। कब? कहाँ से आती थी? दिल्ली में छपती थी। 1920 ईस्वी में वर्ष था। हरिजन, ये गांधी जी का था। हरिजन किसका है? गांधी जी का है। हिंदुस्तान हिंदू में छपता था, गुजराती में छपता था। भाषा कहाँ छपता था? ये पूना में। प्रकाशन का स्थान कहाँ था? पूना से होता था। वर्ष कहाँ था? 1933 में आया था। नेशनल हेराल्ड, ये किसका? जवाहरलाल नेहरू जी का है। भाषा क्या थी इसमें? अंग्रेजी थी। प्रकाशन का स्थान था लखनऊ और वर्ष क्या था? 1938। देख लीजिए। बगवासी, बगवासी का था जोगिंदर नाथ बोस का था। बगवासी किसका? जोगिंदर नाथ बोस का था। भाषा बांग्ला था। प्रकाशन का स्थान कोलकाता था। वर्ष क्या था? 1881। दोस्तों इतने दे दिया गया ना इसमें कि आपको इससे बाहर जो समाचार पत्र पूछा जाता है ना, हर एग्जाम में 2-3 पूछ लिया जाता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको विश्वास कीजिए, बिल्कुल नहीं जाएगा इससे बाहर। बंग दर्शन किसका है? बंकिमचंद्र चटर्जी जी का है। किस भाषा में छपता था? तो बांग्ला में। प्रकाशन का स्थान क्या था? तो कोलकाता था। वर्ष क्या था? 1873 था। द हिंदू किसका है? बी राघवाचारी GS अय्यर का है। द हिंदू किसका है? बी राघवाचारी और GS अय्यर का है। भाषा अंग्रेजी थी। प्रकाशन का स्थान मद्रास था। वर्ष क्या था? 1881 था। केसरी, केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का था। भाषा मराठी थी। किस स्थान से प्रकाशन होता था? तब मुंबई से 1881 में। मराठा बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी में होता था दोस्तों, मुंबई से 1881 में। नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक का था। ये BN मांडलिक का था। ये क्वेश्चन सब पूछ देगा दोस्तों, सब ज़्यादा पूछा गया नहीं है तो वही क्वेश्चन है पूछेगा। भाषा इसकी अंग्रेजी थी। कहाँ से होती थी? तो मुंबई से और 1864 में। बंगाली किसका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का था। अंग्रेजी में छपता था दोस्तों। स्थान था कोलकाता से 1879 में। भारत मित्र किसका था? बाल मुकुंद गुप्त का था। हिंदी भाषा में था। कोलकाता से छपता था। 1878 ईस्वी में छपता। हिंदुस्तान तो किसका था? मदन मोहन मालवीय का था। हिंदी भाषा में छपता था। द लीडर, द लीडर, द लीडर मदन मोहन मालवीय का था। संस्थापक अंग्रेजी में छपता था। इलाहाबाद से दोस्तों प्रकाशन होता था 1918 में। वर्ष 30 की। भारतीय प्रतिक्रिया कैसी रही? भारतीय प्रतिक्रिया कैसी रही? जनजातीय विद्रोह देख लीजिए एक तरफ, कृषक आंदोलन, जनजातीय विद्रोह और एक तरफ कृषक आंदोलन। भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह में देख लीजिए कारण और स्वरूप क्या रहा इसका। तो ब्रिटिश उपनिवेशिक कानून, ईसाई मशीनरियों का आगमन, जमींदार, महाजन, ठेकेदार, दिक्कू का दखल देना, जीवन पद्धति में हस्तक्षेप, शराब, कर व झूम कृषि पर पाबंदी। दोस्तों ये जो जनजातीय विद्रोह होने का कारण था कि जो जनजाति लोग थे उसको पेड़ काटने में प्रतिबंध लगा दिया। जो उसकी परंपरागत चीज़ थे ना उसमें दखल देना शुरू कर दिया अंग्रेज, इसलिए तो वो लोग उग्र हो गए थे। आप ही मान लीजिए जो आप किसी धर्म को आज मानते हैं, चाहे आपकी जो समुदाय है उसमें जो दूसरे बाहरी लोग आके दखल देंगे तो आपको दिक्कत तो होगी। दिक्कत होगी तो आप तो उसके लिए युद्ध करेंगे, कितने दिन तक सहन करेंगे। वहीं तो इन लोगों के साथ हो रहा था। क्या हो रहा था? ब्रिटिश उपनिवेशित कानून था, ईसाई मशीनरियों का आगमन हो गया था, जमींदार, महाजन, ठेकेदार, दिक्कू का दखल दे रहे थे, जीवन पद्धति में हस्तक्षेप करने लगे थे, शराब, कर पर, झूम कृषि पर पाबंदी लगा दिए थे। स्वरूप क्या था? स्थानीय स्वरूप था, जातीय था, सुधारवादी था, धार्मिक था, हिंसक था।
दोस्तों इस तरीके से आप सजा के मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे जो यूपीएससी में भी जो हिस्ट्री ऑप्शनल रखे हैं तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जीएस पेपर में भी तो आता ही है, 2 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस में भी पूछा जाता है। तो वहाँ इसका उपयोग आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो समझ गए कि जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ क्यों। देख लीजिए प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन कौन से थे। तो प्रथम चरण में 1795 से 1860 तक देख लीजिए कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो पहाड़िया विद्रोह पहाड़िया या संथाल विद्रोह का ये 1772 से 80 में। अमोह विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। खासी विद्रोह जयंतिया पहाड़ी 1830 से 33 में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 से 32 में हुआ था। गोंड विद्रोह तमिलनाडु बंगाल मध्य प्रांत में हुआ था, यह 1837 से 56 तक हुआ था। खोर विद्रोह तमिलनाडु बंगाल मध्य में हुआ था। चोंडावरम विद्रोह कोया डोरी पहाड़ी में हुआ था 1840 से 62 में। संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक हुआ था 1855-56 में हुआ था। ये तो कितना बार पूछ दिया है संथाल। बीपीएससी के मेंस में भी ये है, बीपीएससी के मेंस में भी इंक्लूड है, इसलिए बताते जा रहा हूँ। प्रमुख जनजातीय विद्रोह देख लीजिए। द्वितीय चरण 1860 से लेकर 1920 तक हुआ था। ये कब हुआ था? 1860 से 20 तक। खैरवार विद्रोह झारखंड में हुआ था 1870 में हुआ था। भील विद्रोह राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। नेकदा आंदोलन मध्य प्रदेश में हुआ था। नेकदा आंदोलन क्वेश्चन सब नहीं पूछा है तो पूछेगा दोस्तों, यहीं से पूछेगा। कोया विद्रोह रामपा क्षेत्र में हुआ था 1879 से 80 में हुआ था। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था 1899 से 1900 में। बिजोलिया विद्रोह राजस्थान में हुआ था 1913 में। बिजोलिया विद्रोह कहाँ हुआ था? बिजोलिया विद्रोह राजस्थान में हुआ था 1913 से 1913 में हुआ था। थोरो कुकी आंदोलन मयूरभंज 1917 में हुआ था। प्रमुख जनजातीय विद्रोह फिर देखिए तृतीय चरण आ जाता है 1920 ईस्वी के पश्चात में। तृतीय चरण कब आ जाता है? 1920 ईस्वी के आसपास। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो जाता है। कौन हो जाता है? ताना भगत 1920 के दशक में हो जाता है। चेचू आंदोलन गुटूर जंगल सत्याग्रह में 1920-22 में हो जाता है। रामपाव विद्रोह हो जाता है आंध्र प्रदेश में 1922 से 24 में हो जाता है। कंथूस विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1921-22 में हो जाता है। नागा आंदोलन मणिपुर में हो जाता है 1930 के दशक में हो जाता है। कृषक आंदोलन देख लीजिए। औपनिवेशिक राजस्व नीति क्या थी? औपनिवेशिक राजस्व नीति अकालों की पुनरावृत्ति, पारंपरिक कृषि प्रणाली का ह्रास, कृषि पर भार में वृद्धि। कारण क्या था? तो देख लीजिए संरचना है, आप इसमें मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं इसको आप। तो औपनिवेशिक राजस्व नीति देख लीजिए। अकालों की पुनरावृत्ति, पारंपरिक कृषि प्रणाली ह्रास और कृषि पर भार में वृद्धि। इस तरह अगर मेंस में भी आप लिखते हैं ना तो इसी तरीके से आप चित्र बना के आप उसको दिखा दीजिए। कैसे होगा कि मेंस में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लिखना और अच्छे से लिखना दोनों में अंतर होता है, इसलिए आप अच्छे से लिखिए, लेकिन बीच बीच में आपको उसको जैसे कोई मैप हो गया उसको डालिए। अगर आप कुछ भी इस तरीके से जैसे आप बना के डाल दीजिएगा ना, इससे होगा कि सुंदर दिखेगा और उसमें कुछ जहाँ पे आपको 2 नंबर मिलने वाले थे 3 नंबर मिलेंगे। कोई भी चीज़ आदमी को आसान से चेक करने में अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ तो उसको चेक करने में भी अच्छा लगता है जो दिखता है। कृषक आंदोलन के चरण देखिए। कृषक आंदोलन के चरण देख लीजिए। 1857 ईस्वी से पूर्व के कृषक आंदोलन कब का है? 1857 ईस्वी से पूर्व का कृषक आंदोलन देख लीजिए क्या रहा था ये। प्रमुख विद्रोह कौन कौन से रहे थे इस समय? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। धीरज नारायण के नेतृत्व में हुआ था 1783 में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? फिरोजपुर में टीपू के नेतृत्व में 1824 में हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ था? पूना चित्तौड़ सिंह में हुआ था 1822 से 29 में हुआ था। प्रथम मोपला विद्रोह मालाबार तट पे 1836 से 54 में हुआ था। स्वरूप क्या था इसका?
तो पूर्णतः स्फूर्त दृष्टिकोण, संकीर्ण, क्षणिक, क्षेत्रीय, असंगठित, महिषावादी, मसीहावादी। देख लिए 1857 से 19 के बीच के कृषक आंदोलन देख लीजिए। 1857 से 19 के बीच में कृषक आंदोलन, इसमें सब कुछ को अलग अलग कर दिया गया, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नील विद्रोह हुआ था इस समय, बंगाल में हुआ था, विष्णु विश्वास व दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। 1859-60 में हुआ था, याद रखिएगा। MBPSC मेंस का भी ये है। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, विष्णु विश्वास व दिगंबर विश्वास के 1859-60 में। पवाना विद्रोह का हुआ था, बंगाल ही में हुआ था। ईशान चंद्र राय व शंभुपाल 1873 ईस्वी। दक्कन विद्रोह का हुआ था, महाराष्ट्र के चिन्ह में 1875 में हुआ था। फकरे विद्रोह महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फकरे ने 1879 में चलाया था। पंजाब कृषक आंदोलन पंजाब के बाबा राम सिंह द्वारा चलाया गया था। बाबा राम सिंह द्वारा 1890 से 1900 ईस्वी में। दिरांग आंदोलन 1893 से 94 में चलाया गया था। स्वरूप क्या था? वर्गीय चेतना का अभाव, स्थानीय असंगठित राजनीतिक चेतना का अभाव। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला था। नील विद्रोह के बारे में देख लीजिए। नील विद्रोह 1859 से 60 तक, स्थान था बंगाल में था। नेतृत्व करता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे इसमें। नील विद्रोह का समर्थक समान को किसने किया था? हिंदू पेट्रियार्क ने किया था, जो गिरीशचंद्र का था। विद्रोह के जांच के लिए संगठित आयोग कौन था? नील आयोग था, इसको जांच के लिए बनाया गया था। नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीटोनाकार थे। नील विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक कौन थे? नील दर्पण थे। दोस्तों कितने बार पूछा गया है, VBI क्वेश्चन है कि नील दर्पण किसकी पुस्तक, ये भी पूछ देता है। किस पे लिखा गया है नील दर्पण, किस पे लिखी गई है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अब ये तो 1-2 साल पहले BPSC में भी पूछा गया था। समझ गए नील विद्रोह के बारे में आप लोग? 59-60 में हुआ था। रंग दे रहा हो थोड़ा कि अच्छा दिखे। नील विद्रोह का समर्थक किसने? हिंदू पेट्रियार्क ने किए थे। जांच के लिए नील आयोग बनी थी। नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीटोनाकार थे। नील विद्रोह में लिखी गई पुस्तक नील दर्पण थे। इसका लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। चार्ल्स ग्रांट कौन है? चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है इसको। चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। देखिए भारत इंडिया। बैथून कॉलेजिस्टिक स्कूल 1849 से 1999 तक। बैथून कॉलेज। कलकत्ता मदरसा बैरन हेस्टिंग 1781 में। ब्रिटिश कालीन कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थान है। ब्रिटिश काल में कुछ प्रमुख शिक्षक संस्थानें जो थी, देख लीजिए। कलकत्ता मदरसा बैरन हेस्टिंग के समय था 1781 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784 में स्थापना किया था। बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन के सहयोग से 1791 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज बेलेजली के सहयोग से 1800 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज बैटिक के सहयोग से 1835 में हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, PT और मेंस दोनों पॉइंट में से। रुचकी इंजीनियरिंग कॉलेज जेम्स वाटसन के 1847 में। बैथून स्कूल कोलकाता JED बैथून 1849 में। कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय कैनिंग के सहयोग 1857 में। 1813 से 14 में क्या हुआ था देख लीजिए। 1813 से 1854 तक। चार्टर एक्ट 1813 में आ जाता है। चार्टर एक्ट कब आता है? 1813 में आ जाता है। 1 लाख रुपये का अनुदान का प्रावधान रहता है इसमें। ईसाई मशीनरी का प्रमुख योगदान रहा। देशी व स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन रहा। पश्चात विवाद 1835 ईस्वी में मैकाले का अधोमुखी निश्चयानंद सिद्धांत लागू हुआ। अंग्रेजी भाषा व पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ इसमें। बुध की घोषणा पत्र 1854 में होती है। बुध की घोषणा पत्र कब होती है? 1854 में होती है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा उच्च शिक्षा
अंग्रेजी व स्कूली शिक्षा, देसी भाषा, लोक शिक्षा विभाग का गठन किया। हंटर आयोग कब आता है? हंटर आयोग 1882 से 83 में आता है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग 1882-83 में आता है। प्राथमिक शिक्षा, इसका क्या काम था? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, साहित्य के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी जरूरी है। हंटर आयोग का यह कहना था। रेले आयोग, रेले आयोग कब आया था? 1902 में आया रेले आयोग। ये क्या क्या उच्च शिक्षा, रेले आयोग क्या था? ये उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित 1940 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया इसने, किसने? रेले आयोग ने। सेंडलर आयोग 1917 में आया था, किसने? सेंडलर आयोग ने। माध्यमिक व विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना किया इसने। शिक्षा प्रांतीय विषय बना इसके समय में। स्नातक स्तर तक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया, जो आज तक चलते आ रहा है। अब तो 4 साल का हो गया है फिलहाल, जो अभी नया शिक्षा नीति लागू हो गया है। हंटर हॉटोंग समिति 1929 में आता है। इसमें क्या? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया इसने। ग्रामीण छात्रों हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। केवल योग को ही उच्च शिक्षा देना है। वर्धा योजना सब शिक्षा से संबंधित आयोग था। 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगा ये। प्रथम 7 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा देगा। रुचि के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा देगा। सार्जेंट योजना 1944 में आया। 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया। आज़ादी के पश्चात शिक्षा का विकास देख लीजिए। आज़ादी के बाद शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। राधा कृष्ण आयोग 1948 ईस्वी में और 1953 ईस्वी में यूजीसी के स्थापना होता है। कोठारी आयोग 1964 से 66 में बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1976 में नवीन शिक्षा नीति 1986 में आया। और शिक्षा मौलिक अधिकार 2002 ईस्वी में बना। शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब डाला गया था? 2002 में डाला गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत। तो समझ गए आज़ादी के पश्चात शिक्षा का विकास कैसे हुआ, समझ गए आप लोग। राधा कृष्ण आयोग 1948 में आता है। 1953 में यूजीसी की स्थापना हो जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 में आ जाता है। शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाता है। 1968 में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हो जाता है। 1976 में नवीन शिक्षा नीति आता है। 1986 ईस्वी में शिक्षा मौलिक अधिकार आ जाता है। नवीन शिक्षा नीति 1986 में आता है। शिक्षा मौलिक अधिकार में 2002 में शामिल कर दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत। बंगाल विभाजन संबंधित तथ्य क्या है, व्यक्तित्व क्या है? तो लॉर्ड कर्जन वायसराय थे इस समय जब बंगाल विभाजन किया गया। तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। फ्रेजर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। रिजले क्या था? गृह सचिव थे। याद रखिएगा, तीनों इम्पोर्टेंट है, यह तीनों एकदम इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन क्या थे? वायसराय थे बंगाल विभाजन के समय, याद रखिएगा। फ्रेजर क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। रिजले क्या थे? गृह सचिव थे। रिजले क्या थे? गृह सचिव थे। 3 दिसंबर 1903 को सर्वप्रथम बाज अभियान की योजना प्रस्तुत करती है। 3 दिसंबर 1903 को सर्वप्रथम विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की औपचारिक घोषणा हो जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। पूर्वी बंगाल असम, चटगांव, ढाका, राजशाही, मालदा बन जाता है। पूर्वी बंगाल इसको कहने लगा। पश्चिमी बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब शामिल था। उस समय सब एक ही न था। गौड़ कारण क्या था? गौड़ कारण तो क्या था? प्रशासनिक पुनः व्यवस्थापन था।
वास्तविक कारण क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। हाँ जी, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीटी मेंस दोनों के पॉइंट भी से रहता है, क्योंकि आपको ये पता रहेगा तभी तो आप मेंस भी अच्छे से लिख पाइएगा। उद्देश्य क्या था? बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना और धार्मिक विभाजन करना। अंग्रेज़ों का क्या काम था कि बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना और धार्मिक विभाजन कर देना। समझ गए बंगाल में दोस्तों? बंगाल इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से बंगाल को। बंगाल कौन थे? वायसराय उस समय विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन, फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, रिजले गृह सचिव थे। ये भी क्वेश्चन ये सब नहीं पूछ रहा, लेकिन पूछेगा अब। 3 दिसंबर 1903 को विभाजन के प्रस्तुत किया गया था। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की औपचारिक घोषणा हो जाती है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी होता है। पूर्वी बंगाल में असम, चटगांव, ढाका, राजशाही, मालदा, ये सब आ जाता है। स्वदेशी आंदोलन देख लीजिए, प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे इसमें? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष इत्यादि थे। स्वदेशी आंदोलन व्यक्तित्व थे इन लोग। विरोध की पद्धति क्या थी? स्वदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार। स्वदेशी करो, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो। तो जनसभाओं का आयोजन, उग्र प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों का गठन करना, आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता पर बल देना, राष्ट्रीय शिक्षा व उद्योगों का प्रोत्साहन, परंपरागत त्योहारों व मेलों का आयोजन, शिक्षण संस्थानों व सरकारी सेवाओं का बहिष्कार इत्यादि स्वदेशी आंदोलन के तहत किया गया था। इसमें कहा गया था कि विदेशी वस्तु का आप त्यागो, स्वदेशी चीज़ अपनाओ। जो भी चीज़ स्वदेशी है उसको प्रमोट किया जाए। जो आजकल देखते हैं मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, उस समय भी ये लोग ऐसे ही सोचते थे, करते थे, करना भी चाहिए था। देख रहे आजकल जो मेड इन चाइना, पूरे चाइना हावी हो गए पूरे दुनिया पे, इसलिए स्वदेशी चीज़ अपनाना चाहिए अभी भी हम लोगों को। जो भारत में चीज़ बनते हैं थोड़ा कॉस्टली भी है, तो वहीं आप खरीदिए ना, कम से कम देश की चीज़ तो आप अपना रहे ना। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। कौन थी? टाउन हॉल कोलकाता में हो गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस, राखी दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर को 1905 को शोक दिवस किस लिए? बंगाल विभाजन के कारण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया, उसको शोक के रूप में मनाया गया बंगाल विभाजन को। बनारस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में हो जाता है। स्वशासन प्रस्ताव पारित होता है। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में होता है। पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। दोस्तों ये जो बोला तो मैंने कि घोषणा 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में किया गया था। इसकी घोषणा, जो बंगाल विभाजन की घोषणा किया था ना, तो टाउन हॉल में किया गया था। मैं पहले कुछ गलत बोल दिया था। और 7 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तो ये सब पूरे इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बंगाल के लोगों ने बंगाल विभाजन को राखी बांध के शौक के रूप में मनाया। उसके बनारस कांग्रेस 1905 में होता है। स्वशासन प्रस्ताव पारित किया था। और कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में होता है। पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। इसमें अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। सामाजिक आधार क्या था? तो छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग, शहरी व मध्य वर्ग आदि का, किसान व बहुसंख्यक मुसलमान व आंदोलन से अलग रहे। क्षेत्रीय विस्तार क्या था? पुणे, बम्बई, पुणे, तिलक, पंजाब व उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। ये लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अरुणडेल कमेटी 1906 में गठित की जाती है। कौन सी कमेटी? अरुणडेल कमेटी। कब गठित की जाती है? 1906 में। बंगाल विभाजन के रद्द करने के सुझाव दिया था। बंगाल विभाजन रद्द करने का सुझाव दिया किसने दिया था? अरुणडेल कमेटी ने। कब? 1906 में गठित की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन रद्द करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था? तो अरुणडेल कमेटी ने। याद रखिएगा।
दिल्ली दरबार 1911 में लगता है। तो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीयक के समय राजधानी परिवर्तन कोलकाता से यहीं पे दिल्ली आ गया था। तो याद रखिएगा, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रभाव क्या रहा? राष्ट्रीय भावना की विकास क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा व औद्योगिक विकास क्या है? सांस्कृतिक विकास व साहित्य, कला और विज्ञान, उग्र राष्ट्रवाद व विकास। तो इस पे आगे चर्चा होगा, देख लीजिए। असफलता के कारण क्या रहा? कठोर कदम का चक्र, प्रभावी संगठन का अभाव, कांग्रेस में आपसी मतभेद, नेतृत्व विहीन होना, संकुचित सामाजिक आधार। कोई भी चीज़ एक चीज़ से असफल नहीं ना होता है, उसमें अनेकों कारण होते हैं। कोई भी चीज़ को असफल बनाने के लिए आप ही को किसी से दुश्मनी हो जाता है। चाहे हमको किसी देश से, आज देख लीजिए कैसा रहता है, कैसे चाहते हैं हम लोग कि उसको ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाए, कितने तरीके से उसको घेरा जाता है। ऐसा नहीं कि आप, आज के ज़माना ऐसी नहीं कि आप किसी को लाठी से मारिए, चाहे किसी देश पे आप बम फोड़ दीजिए। आज वो युद्ध नहीं चल रही है, आज माइंड गेम चल रहा है। उसको कितने कमज़ोर किया जाए, कहाँ किस किस तरीके से घेरा जाए, किस किस देश से मान लीजिए उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है, तो उसको बंद करवाया जाए, तो वो आर्थिक रूप से पहले कमज़ोर हो जाए, उसको तो अपने आप टूट जाएगा। दमन हेतु किए गए सरकारी प्रयास क्या थे इसमें? तो अक्टूबर 1905 में क्लाइकल सर्कुलर कर्जन थे। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में, राजद्रोही सभा अवधि नियम 1907 में, और विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908 में लाया गया। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में लाया गया। इस सबको बंद कराने के चक्कर में अंग्रेजों ने एक से एक पैतरा अपना रहे थे उस समय। कांग्रेस का विभाजन देख लीजिए, कारण क्या रहा था? उदारवादी और उग्रवादियों के मतभेद, विभाजन। कांग्रेस के जो विभाजन का कारण रहा, क्या रहा? तो उदारवादी व उग्रवादियों के मतभेद, स्वदेशी व बहिष्कार, अध्यक्ष पद पर आदि मुद्दों पर रहा था। वर्ष दिसंबर 1907 में हुआ कांग्रेस का विभाजन। स्थान कहाँ था? सूरत, याद होगा आपको। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। उग्रवादी लाला लाजपत राय को वो बनाना चाहते थे। लोग अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1908 में हो जाता है। उग्रवादियों का अगले 7 वर्षों के लिए कांग्रेस में प्रवेश प्रतिबंधित कर देता है। यहाँ पे 7 वर्षों के लिए कांग्रेस में प्रवेश से प्रतिबंधित कर देता है। ये कहाँ होता है? सूरत में होता है। कब? 1907 में होता है। क्रांतिकारी आंदोलन देख लिए। उदय के कारण क्या रहा? उग्रवादी आंदोलन की असफलता, उदारवादी आंदोलन की उपजी निराशा, स्वदेशी विचारधारा से प्रेरणा, रूसी निहिलिस्टों, आयरलैंड व आतंकवादियों से, सरकार की दमन व प्रतिक्रियावादी नीति रही। क्रांतिकारी आंदोलन देख लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन पद्धति क्या रही? इसकी पद्धति क्या रही? तो हिंसात्मक कार्य करना, अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों व उनके समर्थकों की हत्या करना, धन एकत्रित डकैती व लूट करना, सरकार विरोधियों से मिलकर सैनिक प्रबंध करना, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। आरंभ व क्षेत्रीय विस्तार क्या रहा? आरंभ महाराष्ट्र चित्पावन ब्राह्मणों द्वारा। तो देखिए, चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्णन व्यायाम मंडल की स्थापना करता है। कब करता है? 1896 से 97 में। WC रेड एवं लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या प्रथम राजनीतिक हत्या थी। यह प्रथम राजनीतिक हत्या थी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य मराठा केसरी 1881 में, गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी महोत्सव 1895 में। बाल गंगाधर तिलक का कौन कौन सा पत्रिका था? मराठा था, केसरी था, वो 1881 में निकाला। गणपति उत्सव मनाया 1893 में इसने, शिवाजी उत्सव 1895 में। केसरी में रेड एवं अरेस्ट की हत्या की तुलना किसने करते हैं? तिलक जी ने करते हैं कि केसरी में रेड एवं अरेस्ट की हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से करने पर 18 माह की सजा इनको दे दिया जाता है। जून 1908 में पुनः 6 वर्ष की सजा।
सॉरी दोस्तों, मांडले जेल। मांडले जेल में गीता रहस्य लिखी थी किसने? बाल गंगाधर तिलक। और वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था इसको, तो याद रखिएगा। तो आप ये भी क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल। आप ये बताइए कि कौन ऐसा राजनेता रहा उस समय का जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो तिलक ही जी थे, जो कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने। कौन थे? तिलक ही जी थे, नहीं बने थे। इसने वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जन्म तिलक को कहा था। इसको सबसे पहले जून 1908 में पुनः 6 वर्ष के लिए मांडले जेल जो पूना में था उसमें इसको रखा गया। वहीं पे गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, कितनों बार पूछा गया है VVI। क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र के चितवापुर ब्राह्मण द्वारा दिखते। मित्र मेला 1904 में सावरकर बंधु द्वारा किया जाता है। अभिनव भारत 1904 में मित्र मेला का परिवर्तक रूप था। अभिनव भारत 1904 में मित्र मेला का परिवर्तक रूप था। मित्र मेला का परिवर्तक रूप था। स्थान था नासिक था। स्थान कहाँ था? नासिक था। पांडुरंग महादेव वहाँ पर था। बम बनाने की कला सीखने पेरिस गए थे। कहाँ गए थे? बम बनाने की कला सीखने पेरिस गए थे। नासिक पर्यंत केस 1909 में हो जाती है। दिसंबर 1909 को जैक्सन को लक्ष्मण कांडे ने गोली मार देती है। किसको मार देती है? जैक्सन को लक्ष्मण कांडे ने क्या करती है? गोली मार देता है। BD सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर नासिक पर्यंत केस के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। याद रखिएगा, BD सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर नासिक पर्यंत केस के तहत कारावास दे देती है। ये भी VVI क्वेश्चन है, समझिए, याद रखिएगा इसको आपको। है ना। अब ये पूछ सकता है कि BD सावरकर को कहाँ से गिरफ्तार किया, क्वेश्चन कैसे भी आपको बना सकता है, वो आप उस पर डिपेंड करता है। उस कहाँ से गिरफ्तार? लंदन से किया गया। किस केस के तहत उसको आजीवन कारावास थे? नासिक पर्यंत केस के तहत कारावास मिली थी इसको। ये भी याद रखिएगा। उसको पूछ सकता है कि किस पर्यंत के तहत उसको सजा मिली थी? नासिक पर्यंत केस के तहत। किसको? BD सावरकर को। क्रांतिकारी आंदोलन देख लीजिए। आरंभ बंगाल से भद्रलोक समाज द्वारा। प्रसार का आश्रय क्या था? भद्रलोक समाज द्वारा। तो वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। अनुशीलन समिति प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है। और ज्ञानेंद्र नाथ बसु मिदनापुर 1902 ईस्वी में। P मित्र, जितेंद्र नाथ बनर्जी व वीरेंद्र कुमार घोष कलकत्ता में, पुलिंदास व ढाका में कर देती है स्थापना। आत्मोन्नति समिति विपिन बिहारी गंगुली द्वारा किया जाता है इसकी स्थापना। बम बनाने का कारखाना मनिक तल्ला हेमचंद कानूनगो द्वारा स्थापित किया जाता है। उस समय बम बनाने की कारखाना किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, हेमचंद कानूनगो द्वारा स्थापित किया जाता है। मनिक तल्ला हेमचंद कानूनगो द्वारा, इसको आप याद रखिएगा। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास अप्रैल 1908 में किया जाता है। किसके द्वारा? खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चौकी के द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चौकी के द्वारा प्रयास किया जाता है। इस दोनों को इसी के तहत फांसी की सजा भी हो जाती है। सबसे कम उम्र फांसी पाने वाले व्यक्ति भी खुदीराम बोस ही हैं। अलीपुर पर्यंत केस मई 1908 में होती है। और अवैध शस्त्रागार रखने पर 34 व्यक्तियों का पर मुकदमा चलाया जाता है। उसमें सत्येंद्रनाथ घोष व सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर देती है। सत्येंद्रनाथ घोष द्वारा सरकारी गवाह कौन रहते हैं उसमें? नरेंद्रनाथ गोसाई रहती है। नरेंद्रनाथ दत्त होगा या गोसाई होगा, कुछ ऐसे होगा, गोसाई होगा। ओवरबिल आश्रम पांडिचेरी अरविंद घोष 1916 में स्थापित करता है। और बाधा जनित गुट 1915-16 में जतिनाथ मुखर्जी द्वारा स्थापित किया जाता है। तो सारा क्वेश्चन VVI है दोस्तों, आप याद रखिएगा। PT के पॉइंट भी से एकदम एग्जाम के समय रिवीजन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। क्रांतिकारी आंदोलन देख लीजिए। आरंभ दिल्ली, अपना दिल्ली आ जाइए। अब मुखर्जी नगर में आप प्रवेश कर रहे हैं फिलहाल। तो देखिए, लॉर्ड हाउडिंग पर बम कांड 23 दिसंबर 1912 को किसने? रास बिहारी बोस व सचिन सन्याल की भूमिका रही इसमें।
लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था इसमें किसकी भूमिका रही थी? तो रास बिहारी बोस की और सचिन सन्याल की। दिल्ली प्रेंटेड केस में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीनचंद को फांसी दे दी गई थी। तो कितनों लोगों को फांसी दी थी? तो बसंत विश्वास पहला व्यक्ति था, बाल मुकुंद दूसरा था, अवध बिहारी तीसरा था, मास्टर अमीनचंद चौथा व्यक्ति। तो इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी मिली थी, है ना? किसमें? दिल्ली प्रेंटेड केस में। दिल्ली प्रेंटेड केस में रास बिहारी बोस जापान चले गए और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। यह अवध बिहारी है दोस्तों, यहाँ पे रास बिहारी है, तो याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। क्रांतिकारी आंदोलन प्रमुख घटनाएं देखिए। काकोरी कांड कब होता है? 9 अगस्त 1925 को हो जाता है। काकोरी कांड कब हो जाता है? 9 अगस्त 1925 को हो जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल, कौन होता है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल व राजेंद्र लहरी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद और गोंडा में फांसी दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो काकोरी कांड के लिए। इसमें एक ट्रेन को ये लोग लूट लेता है, इन लोगों के द्वारा लूटा जाता है। इसी के कांड के तहत इन लोगों को गोरखपुर, फैजाबाद और इलाहाबाद में और गोंडा में फांसी दिया जाता है। किसको किसको दिया जाता है दोस्तों? इसमें रहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन व राजेंद्र लहरी, इन लोगों को फांसी दिया जाता है गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद और गोंडा में। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी जाती है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा, याद रखिएगा, सैंडर्स की हत्या कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो भगत सिंह इसमें रहता है, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु, इसमें चंद्रशेखर आजाद बच जाता है। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को होता है। सारा फैक्ट आपको एक ही जगह दे रहा है। 8 अप्रैल 1929 को हो जाता है। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा सार्वजनिक सभा में विधायक व व्यापार विवाद विधेयक पर बहस के दौरान बम फेंका गया था। दोस्तों, इस जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा, ये लोग का कहना था कि बहरों कानों को हमको सुनाना चाहते हैं। तो इन लोग का ये मकसद नहीं था कि हम बम फोड़ के क्षति पहुंचाएं, इसको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए वहाँ पे बम फोड़ा था। लेकिन ये जो बम फोड़ा ये उल्टा हो गया। अंग्रेज तो ऐसा मानते ही नहीं थे, उसको तो एक वो चाहिए बस, इन लोगों को कैसे तो दोस्तों अंग्रेजों को तो एक बहाना चाहिए। ये लोग का कहना था कि हम बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं, जो बात नहीं सुन रहे थे। इन लोगों के कारण जो जनता थी उनको अत्याचार कर रहे थे। तो लेकिन ये लोग वहीं पर रुक गए। फेंकने के बाद इन लोगों को पकड़ा गया और अंततः फांसी दे दी गई इन लोगों को। ये लोग अगर भागना चाहते तो इजीली भाग सकते थे, कहीं भी छुप सकते थे, लेकिन ये लोग भागे नहीं। इन लोगों का ऐसी सोच ही नहीं थी उस समय। लेकिन अंग्रेज इसको उल्टा किया, इस पर मुकदमा चला गया और अंततः इसको फांसी दे दिया गया। देखिए, लाहौर पर्यंत केस, लाहौर पर्यंत मुकदमा 1929 में होता है। लाहौर पर्यंत मुकदमा 1929 में होता है। इसमें देखिए, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य पर हुआ ये मुकदमा 13 दिसंबर 1929 को हुआ। जतीन दास की भूख हड़ताल से जेल में ही मौत हो गई थी। दोस्तों, लाहौर पर्यंत के तहत मुकदमा किया गया था। जतीन दास को जेल में रखा गया था। 59 दिनों की भूख हड़ताल के कारण इसको जेल में ही मृत्यु हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो जतीन दास की, क्योंकि लगातार 59 दिनों तक इसने भूख हड़ताल पर थे, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। दोस्तों, जब इन लोगों को फांसी हुई तो भारत को हिला के रख दिया गया। यहीं पे कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो इन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी नहीं बचाए, क्योंकि उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी वहाँ ब्रिटेन चले गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाए।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब गांधी जी वहाँ पहुँच गए, गांधी जी को थोड़ा भी नहीं पता था कि इसको फांसी दे दिया जाएगा, और उसमें तो कहा गया था कि सभी को छोड़ा जाएगा। गांधी जी जो शर्त रखे थे तो उसमें तो कह दिया गया था कि जितने भी कैदी हैं जो उस सभी को छोड़ा जाएगा। लेकिन उसमें अंग्रेज कुछ पॉइंट लगा दिया, उसमें इन लोगों को आतंकवादी कुछ ऐसे करके घोषित करके उसमें डाल दिया कि इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। क्रांतिकारी जितने भी लोग हैं तो इन लोगों को छोड़ा ही नहीं गया। नहीं छोड़ा गया तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया जाता है। चटगांव अमारी रोड अप्रैल 1930 में हो जाता है। चटगारी अमर 19 में हो जाता है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का चटगांव शाखा द्वारा पुलिस हस्ताक्षर पर कब्जा और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन, सूरसेन राष्ट्रपति बने। फरवरी 1933 में सूरसेन गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रमुख संगठन देख लीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हो जाती है। कहाँ हो जाता है? कानपुर में हो जाता है। संस्थापक कौन थे? सचिन सन्याल, योगेश चटर्जी। उद्देश्य क्या था? अहिंसावादी नीतियों का निरपेक्षता के प्रति जागरूकता का प्रसार और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का विरोध, समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना। रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना दिसंबर 1928 में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? दिल्ली में, फिरोजा कोटला मैदान में हो जाता है। दिल्ली के कहाँ जाता है? फिरोजा कोटला मैदान में। संस्थापक से चंद्रशेखर आज़ाद थे। उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना और क्रांतिकारी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल आपको बाल गंगाधर तिलक 1856 से 20 में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, नोटिफिकेशन पहुँचेगा आप लोगों के पास। कुछ हम मेहनत करते, कुछ आप कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और जिस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा।